अब हम बात करते हैं सिलेक्ट कमांड की। सिलेक्ट कमांड यहाँ पर बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज करते हैं। कुछ भी अगर आपको डिस्प्ले करना है, लिस्ट करना है, लिस्ट का मतलब भी डिस्प्ले करना होता है, शो करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सिलेक्ट कमांड के साथ आप कोई भी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर आप यूज करेंगे। वेयर क्लोज का आप यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय का आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय भी यूज कर सकते हैं, सारे क्लोजेस जो होते हैं वो सारे के सारे आप सिलेक्ट कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट कमांड का यूज बेसिकली होता है किस लिए, रिट्रीव करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए टेबल में से। अब टेबल भी लिखा हुआ आ जाता है, कई बार डेटाबेस पे लिखा हुआ आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका सिंटेक्स है, ये सिलेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉलम का नाम आता है, जितने मर्जी आप कॉलम ले सकते हैं, फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, वेयर कंडीशन लगानी है तो इस तरीके से लगाएंगे, और ऑर्डर बाय लिखेंगे। जब आपके पास ऑर्डर बाय और वेयर दोनों ही अप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आप पहले वेयर लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑर्डर बाय का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक साइन का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। ऑल कॉलम्स इसका मतलब होता है, ऑल रोज नहीं होता इसका मतलब। क्यों नहीं होता, रीजन क्या है, अब ये देखो पहले तो देखो, मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे मैंने लिखा नेम और सैलरी, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नेम्स लिख दिए ABC, और यहाँ पे हमने सैलरी दे दी 10, 20, 30, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। अब मैंने बोला कि मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, मैंने ये लिखा, एम्प्लॉय whose salary is equal to 10। अब इस वाले केस में देखो, अगर मैंने ये लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन नहीं लिखेंगे ना, डिटेल्स ऑफ बोल रहा है, किसी स्पेसिफिक कॉलम की बात तो वो कर नहीं रहा, तो वो सारे कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो उस वाले केस में हम एस्ट्रिक साइन लगाएंगे। मैंने यहाँ पे लगाया फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम है, उसके बाद कंडीशन लगा दी वेयर सैलरी इक्वल टू 10, मैंने ये लिखा। अब इस वाले केस में देखो, क्या मेरे पास सारी की सारी रोज आएंगी, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ए वाले, जो ए एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स आएंगी, ना तो बी की आएगी ना सी की आएगी, नहीं आएगी ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एस्ट्रिक साइन तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास रोज के सारी आ रही है, नहीं आ रही। एस्ट्रिक साइन सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को डिनोट करता है और किसी को नहीं करता। तो यहाँ पर जो रोज होती है ना, वो हम स्पेसिफिक भी लेते हैं, स्पेसिफिक हमने रोज लिए यहाँ पे, हमने सिर्फ उन्हीं रोज को डिस्प्ले करना है जिसकी सैलरी इक्वल टू 10 है। लेकिन कॉलम्स के हमारे पास सारे आ रहे हैं, यस, हमारे पास नेम भी आ रहा है और सैलरी भी आ रही है। क्यों, क्योंकि मैंने एस्ट्रिक साइन लगाया है। एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है सारे के सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा, इसका रोज से कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, पहली बात। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें वो ये आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एक तो सिंपल से यही वाला क्वेश्चन आएगा, तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ सैलरी को डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे एस्ट्रिक साइन नहीं आता, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिलेक्ट, फिर कॉलम, कॉलम का नाम जिस कॉलम के बारे में वो बोल रहा है, और उसके बाद फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरा ये आ सकता है कि सैलरी के साथ बोला जाए कि नेम भी डिस्प्ले करो, तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट नेम कोमा सैलरी, एंड नहीं लगाते और नहीं लगाते, कुछ बच्चे क्या करते हैं एंड लगा देते हैं, वो गलत है, एंड नहीं लगता। जब भी आप सिलेक्ट के साथ कॉलम्स के नेम देंगे तो हमेशा कोमा का ही यूज करेंगे, चाहे फिर वो एक कॉलम हो या मल्टीपल कॉलम्स हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, कुछ इस तरीके से हमने लिखा तो ये हमारी क्वेरी बन गई, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, सपोज आपके पास एक टेबल है, यहाँ पे मैंने लिखा नेम और यहाँ पे मैंने सैलरी लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम लिख दिया ये ABC, और सैलरी कुछ 100, 200, 300, कुछ इस तरीके से दे दी। क्वेश्चन ये आता है, मैंने बोला डिस्प्ले कमीशन, कमीशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे देखो कमीशन नाम का तो कोई वो ही नहीं है, कमीशन नाम का कोई भी कॉलम ही नहीं है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि बाय 10%, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है
क्वेश्चन आता है डिस्प्ले 10% ऑफ सैलरी एज कमीशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे 10% से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10% निकालना है तो इसका मतलब हम अपडेट करेंगे। नहीं, यहाँ पर वही ना तो इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, ना वो डिक्रीज करने के लिए बोल रहा है, ना वो चेंजेस करने के लिए बोल रहा है। नहीं बोल रहा ना, उसने क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्प्ले लिखा। अब डिस्प्ले की जगह लिस्ट भी आ सकता है और शो भी आ सकता है और फाइंड भी आ सकता है। ये तीनों के तीनों कीवर्ड्स का भी यूज किया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहाँ पर हम अपडेट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। लिखेंगे कैसे, सिलेक्ट, अब 10% निकालना है ना सैलरी का, तो सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट लिखेंगे, 10% निकालेंगे सैलरी का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सैलरी लिखा, कॉलम का नाम, मल्टीप्लाई 10 बाय 100 और एज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, एक न्यू कॉलम का नाम बोला उसने, कमीशन। ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट आपके टेबल में ये नहीं बनेगा, ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, कमीशन आ गया लिखा हुआ। आप लिखोगे यहाँ पे एज कमीशन। कोर्स लगानी है तो आपकी मर्जी, वरना स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम आपने लिख दिया, ये आपकी टेबल हो गई। ठीक है, तो अगर मेरे पास टेबल है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ छोटी सी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास नेम है और ये सैलरी है। यहाँ पे हमने लिखा ABC और यहाँ पे 100, 200, 300, ये हमने टेबल बनाई एम्प्लॉय की। अब इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर सैलरी का 10% निकलेगा। अब 100 का 10% कितना हो गया, जो भी इसका अमाउंट होगा। 200 का कितना होगा, जो भी इसका अमाउंट होगा। 300 का जो भी इसका अमाउंट होगा। आपके पास जो डेटा आएगा, आपके पास जो आउटपुट आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपके लिए कमीशन का जो आपने यहाँ पे दिया ना, एज लगा के कॉलम का नाम दिया, वो आएगा यहाँ पर कमीशन, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएंगे सबके। 3 वैल्यूज है तो तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। क्या आएगा, 10% आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट वाले का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, सेकंड वाले का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, जो भी इसका अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड नहीं होगा कि यहाँ पे आपने ऐड कर दिया कमीशन नाम का, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे कोई भी कमीशन नाम का कॉलम ऐड नहीं होगा। आपके पास अलग से एक बॉक्स आएगा जो डिस्प्ले होगा, जिसमें कैप्शन आएगा कमीशन और उसकी वैल्यूज आ जाएगी, बस। सिलेक्ट का मतलब यही होता है कि डिस्प्ले करना। सिलेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि कुछ ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, कुछ नहीं होता इसका। ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है कि आप डेटा को शो कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, डिस्प्ले 10% ऑफ सैलरी एज कमीशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर कंडीशन दी होती है तो आप यहाँ पे कंडीशन का अप्लाई भी कर सकते हो। क्लियर, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे आगे, आप देखते रहना, आपको हो जाएगा क्लियर। अगर नहीं भी हुआ है तो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज में क्या होता है, ऑर्डर बाय का मतलब होता है सॉर्ट। पहले तो एक कीवर्ड समझ लो, सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब ही क्या होता है कि आप अपने डेटा को सॉर्टिंग कर रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग तो आपको पता ही होगा क्या होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग जब आप करते हैं तो असेंडिंग के लिए हम यूज करते हैं ASC, पूरा पूरा कीवर्ड हम यूज नहीं करते हैं, अगर करोगे तो एरर आ जाएगी। DESC डिसेंडिंग के लिए यूज करते हैं। अब ऑर्डर बाय यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन कॉलम मोर देन वन कॉलम। अच्छा, ये आप एक कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो और एक से ज्यादा कॉलम पे भी अप्लाई हो सकता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय मार्क्स। अब कोई टेबल है आपके पास, यहाँ पर नेम लिखे हैं बच्चों के और यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं। यहाँ पे नेम हम लिख देते हैं ABC और यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं 70, 90 और 80, कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय मार्क्स लिखा है, इसका मतलब हमें किस पे अप्लाई करना है, सॉर्टिंग किस पे अप्लाई करनी है, मार्क्स पे करनी है। नेम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे ASC भी नहीं लिखा और DSC भी नहीं लिखा, तो क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपके पास इस वाले केस में आंसर क्या आएगा, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो आपके पास आएंगे नेम और मार्क्स। कैसे आएंगे, हमने दोनों क्यों लिए, क्योंकि एस्टेरिस्क साइन लगा हुआ है तो सारे के सारे कॉलम्स को वो लेगा।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC मत लिखो, हम मार्क्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। सबसे पहले असेंडिंग में क्या आएगा 80, फिर 90, सॉरी सबसे पहले 70, फिर 80 और फिर 90, क्या आएगा ना। 70 वाले का नाम क्या है A, आप यहाँ पे A लिख दो। 80 वाले के नाम क्या है C, और 90 वाले का क्या है B। तो ये आपका डेटा सही हो गया, ये आपका मतलब आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है डिसेंडिंग। अगर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर दिया जाता है तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, सेम हम वही वाला टेबल यूज करेंगे और अपने डेटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ 60 है, ABC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्क्स है, सेम वही है, एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है, तो आपको दोनों कॉलम्स लेने हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम और यहाँ पे लिख दिया मार्क्स। अब मार्क्स को देखेंगे डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले आता है, तो यहाँ पे 80 आया, फिर 70 आया, फिर 60 आया। 80 वाले का क्या नाम है B, 70 वाले का A और 60 वाले का C। इस तरीके से लिखो आप, आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये 1 कॉलम है, यहाँ पे मैंने लिखा ना 1 कॉलम, तो यानी कि हम किस पे ऑर्डर बाय लगा रहे हैं, एक ही कॉलम पे लगा रहे हैं, फिर 2 कॉलम की बात नहीं हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट 2 कॉलम्स की बात अगर हम करते हैं तो 2 कॉलम्स में क्या होता है, देखो पहला ये कॉलम दिया हमने और ये दूसरा कॉलम दिया। यहाँ पर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। यहाँ पर एज लिखा है, यहाँ पे मार्क्स लिखा है और हमारे पास ये टेबल है स्टूडेंट्स की। यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स है, एक आईडी है, एक नेम है, एज है और मार्क्स है। अभी किसकी बात कर रहा है, ये एस्ट्रिक साइन है यानी कि सारे के सारे कॉलम्स आएंगे, लेकिन सबसे पहले उसको क्या करना है एज। एज इसमें क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा कॉलम करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं असेंडिंग यानी कि फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट जो कॉलम होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एज को देखेंगे, एज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, तो हम असेंडिंग में लेकर आएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 17, उसके बाद 18, दो 18 है दोनों लिखेंगे, उसके बाद 19। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला 18 है वो पहले आता है, जैसे एलाइज है तो ये पहले आएगा, उसके बाद कैरल है, उसके बाद ये कैरल वाला है, सॉरी कैरल कह रही हूँ, जॉन, जॉन है वो जॉन वाला आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने असेंडिंग कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास दो वैल्यूज होती है सेम, उस वाले केस में ये वाला काम करेगा। ये जब कम करेगा जब आपके पास दो या दो से ज्यादा वैल्यूज सेम होती है, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको कहते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को। तो जब भी आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में डिस्प्ले करेंगे तो पहले वाले कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर उस वाले कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज आती है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज आती है, सेम वैल्यूज जो होती है दो या दो से ज्यादा वो सेम वैल्यू, उस वाले केस में आप क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम को अप्लाई करेंगे। सेकंड वाले कॉलम की असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपको सॉर्टिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग डेटा को रीअरेंज करेंगे। अब करेंगे कैसे, देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एज नेम आईडी हम ले लेते हैं, नेम हमने लिया, एज लिया और मार्क्स लिया, ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग हम पहले करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 17। अब 18 के पास मेरे पास दो है तो मैंने दोनों को भी ब्लैंक जो कर दिया, फिर मैंने लिख दिया 19। अब 18 पहले कौन सा आएगा ये डिपेंड करेगा इसके मार्क्स पर। 17 के मार्क्स कितने हैं 92, हमने यहाँ पे 92 लिख दिया। 19 के मार्क्स कितने हैं 78, हमने यहाँ पे 78 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 18 के जो फर्स्ट वाले मार्क्स है वो 85 है और सेकंड वाले के कितने हैं 87 है, तो बड़ा कौन सा है 87 वाला बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है जो बड़ा होता है वो आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 87 वाला आएगा, और नीचे कौन सा होगा, नीचे होगा 85 वाला, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 85, 87 पहले आया। 87 किसका है, यहाँ पे हम लिखेंगे 18, दोनों ही 18 है तो हमने दोनों 18 लिख दिया, लेकिन 17 का नेम कितना है बॉब। 18 ये 87 वाला जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को किया था अरेंज, 87 वाले का 18 यानी कि जॉन, यहाँ पे क्या आएगा जॉन आएगा, और उसके बाद क्या आएगा एलाइज आएगा, और 19 वाले का क्या आएगा कैरल आएगा, ठीक है। अब इनके आईडी आप लगा लेना, बॉब की क्या आईडी है 2। कुछ इस तरीके से अगर आप डेटा को अरेंज करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो डेटा को इस तरीके से सोल्व करना, सारा डेटा एक साथ मत लिखना, पहले आप देखना किसको अरेंज करने के लिए बोला गया है, उस वाले कॉलम को आप पहले सिंप्लीफाई करना, फिर दूसरे वाले कॉलम को सिंप्लीफाई करना, उसके बाद ये जो वैल्यूज है ना बाकी कॉलम्स की तब आप लिखा करो। इससे क्या होगा आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लो और अच्छे से समझ लो, ठीक है। ओके,
अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, प्रैक्टिस क्वेश्चन। डैश क्लोज इज यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा इन सॉर्टेड फॉर्म। सॉर्टेड फॉर्म यानी कि ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, आपको सॉर्टेड, मैंने बताया था सॉर्ट का मतलब क्या होता है। सॉर्ट का मतलब ही असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो माईएसक्यूएल में वो कौन करता है, ऑर्डर बाय करता है। तो इसका आंख बंद करके भी आप आंसर दोगे ना, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑर्डर बाय इसका आंसर है। ये कीवर्ड है ना, ये इसको आपको याद करने की जरूरत है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, इनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाते हैं और बिल्कुल करेक्ट होते हैं हमारे आंसर्स। तो सॉर्ट का मतलब क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। वो कौन अप्लाई करने में हमारी हेल्प करता है, ऑर्डर बाय क्लोज। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इनको देखो, वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करो, क्वेश्चंस को अप्लाई करो, आंसर्स को फिर चेक करना कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ द दोज गारमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल साइज। एक्सेल साइज यानी कि कंडीशन अप्लाई कर दी और डिस्प्ले बोला है ना, तो यहाँ पे देखा करो लिखा गया है क्वेश्चन में। फर्स्ट आपको तो छोटा छोटा पढ़ो और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। डिस्प्ले बोला है तो इसका मतलब सिलेक्ट लगाएंगे हम, डिस्प्ले के लिए सिलेक्ट कमांड। नेम्स बोला है खाली, एस्टेरिक साइन नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेम्स लिखा है लेकिन कॉलम में क्या है, जी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, गारमेंट है, गारमेंट्स नहीं है। यहाँ पे देखो गारमेंट्स लिखा है लेकिन आपको क्या लिखना है, टेबल का नाम यहाँ पे क्या दिया है, गारमेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गारमेंट लिखेंगे। अब कंडीशन लगाई है तो वेयर लगाओ। अब एक्सेल देखो कहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेल हमें इस वाले कॉलम में दिया हुआ है, साइज वाले कॉलम में दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर साइज इक्वल टू एक्सेल। अब एक्सेल एक वैल्यू है तो उसके साथ कोट लगाएंगे, सेमीकोलन। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में भी देखो डिस्प्ले बोला गया है, तो डिस्प्ले लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सिलेक्ट, क्या डिस्प्ले करना है, कोड्स, और क्या बोला है, नेम्स। दो चीज बोली है, एंड यहाँ पे लगाया लेकिन हमें एंड नहीं लगाना, हमें क्या करना है, जी कोड लिखना है। टेबल में देखो यहाँ पे कोड को क्या बोला है, जी कोड। जी कोड, कोमा लगाना है, जी नेम लिखना है। ठीक है, फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, गारमेंट। यहाँ पे हमने गारमेंट लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, कंडीशन देखो, कंडीशन अप्लाई की गई है, डेट हैव नेम स्टार्टिंग विद टी शर्ट्स, टी शर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर, वेयर, अब यहाँ पे स्टार्टिंग विद, ये लेडीज लिखा है, टी शर्ट नहीं लिखा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लेडीज वाला यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये किसके अंदर आ रहा है, जी नेम में आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जी नेम इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू नहीं लगाएंगे, लेडीज आ रहा है तो लेडीज तो इसमें भी है और इसमें भी है, देखो मल्टीपल वैल्यूज आ रही है ना, तो लेडीज आना चाहिए। इसका मतलब है स्टार्टिंग विद, स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, इससे पहले आपने लाइक ऑपरेटर किया होगा। अच्छा, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करना और एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर देखो आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ पे देखो डिस्प्ले बोला गया है, डिस्प्ले लिखा है तो इसका मतलब हम सिलेक्ट लगाएंगे, हमने लगाया सिलेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स। अब यहाँ पे नेम्स बोला है, सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना है, एस्टेरिक साइन नहीं आएगा। अब नेम तो कॉलम का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी नेम, तो हम यहाँ पे जी नेम लिखेंगे, आप नेम्स नहीं लिखेंगे। आप एक बार ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दे देते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले कॉलम्स क्या दिए हुए हैं। टेबल में देखो यहाँ पे गारमेंट्स लिखा है लेकिन हमें यहाँ पे टेबल का नाम है गारमेंट, तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है, फ्रॉम गारमेंट हमने लिखा। ठीक है, अब उसमें देखो कंडीशन भी दी हुई है ना, डेट आर अवेलेबल इन एक्सेल साइज। कौन सा साइज चाहिए, एक्सेल वाला। तो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइज इक्वल टू, कोट्स लगाएंगे क्योंकि वैल्यू है एक्सेल, कुछ इस तरीके से आप दे देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, देखो, टू डिस्प्ले कोड्स एंड नेम्स ऑफ दोज गारमेंट्स दैट हैव देयर नेम्स स्टार्टिंग विद लेडीज। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग बोला है, स्टार्टिंग का मतलब है कि शुरुआत नेम की लेडीज से हो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे तो हम क्या कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट,
डिस्प्ले बोला है, सिलेक्ट क्या डिस्प्ले करना है, कोड एंड नेम। यहाँ पे देखो एंड लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया था हम लोग एंड नहीं लगाते। अगर एंड लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जी कोड लिखना है, क्योंकि कोड वाला जो कॉलम है यहाँ पे वो जी कोड लिखा हुआ है। उसके बाद जी नेम लिखना है आपको, कोमा लगाना है, एंड नहीं लगाना। फ्रॉम टेबल का नाम हमने लिखा गारमेंट, स्मॉल कैप्स में जिसमें भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर हमने लगाई कंडीशन। अब लेडीज से स्टार्टिंग होनी चाहिए नेम्स की, ठीक है। यहाँ पे कॉलम का नाम भी दिया हुआ है ना नेम्स की, तो हम क्या लिखेंगे, जी नेम। स्टार्टिंग एंडिंग ये सारे के सारे हमारा कौन सा ऑपरेटर हम यूज करते हैं, लाइक ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो वो देखो किस तरीके से करेंगे, जी नेम लिखते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं लाइक। हमने यहाँ पे लिखा लाइक। अब लाइक में हम कोट्स लगाते हैं क्योंकि ये करेक्टर वैल्यूज के साथ ही यूज किया जाता है, तो हमने कोट्स लगाए, सेमीकोलन। इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग बोला है, देखो अब याद रखना, जब आपके पास स्टार्टिंग बोला जाता है तो इसका मतलब है शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत तो हम लेडीज तो लिख ही सकते हैं, फिर शुरुआत कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेडीज। अब एंडिंग का मुझे नहीं पता, एक करेक्टर आएगा, दो करेक्टर आएंगे, या तीन आएंगे, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, कितने करेक्टर्स आएंगे मुझे नहीं पता। मेरे लिए ये क्या है, एक पजल है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप परसेंटेज का साइन लगाते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ काउंटिंग नहीं है, मतलब आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने आ रहे हैं, तो उस वाले केस में आप क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो स्टार्टिंग विद लेडीज तो मुझे बोल दिया उसने, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कितने लेटर्स हैं ये उसने कंफर्म नहीं किया। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, परसेंटेज का साइन लगा दिया। इसके बाद कुछ भी हो, स्पेस हो, एक करेक्टर हो, 10 करेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब होता है या तो करेक्टर ही ना हो, ये भी उसमें आ सकता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जीरो करेक्टर, यानी कि लेडीज के बाद कोई करेक्टर ही नहीं है, तो वो भी इसमें चलेगा। और लेडीज के बाद एक भी करेक्टर हो, या दो करेक्टर हो, या तीन हो, या तीन से ज्यादा हो, तो वो भी इसमें चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लाइक ऑपरेटर होते हैं ना, इसको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ मैं दोबारा से, अच्छे से समझना। लाइक ऑपरेटर पहली बात सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स के साथ आप यूज करते हैं, ठीक है। इंटीजर वैल्यू के साथ यूज नहीं करेंगे, करेक्टर वैल्यू के साथ आप यूज करते हैं। दूसरी बात, इसमें दो सिंबल यूज करते हैं, एक होता है परसेंटेज का साइन और एक होता है अंडरस्कोर का साइन। अंडरस्कोर का जो साइन होता है ये सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल करेक्टर को, ठीक है। अब वो करेक्टर क्या होता है, वो सिंबल भी हो सकता है कोई। सिंबल का मतलब समझते हो, कोई स्पेस हो गया, या डॉलर का साइन हो गया, डॉट हो गया, कोमा हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है। एक सिंगल करेक्टर का मतलब कोई भी अल्फाबेट भी हो सकता है, ए टू जेड, या स्मॉल में ए टू जेड। नंबर भी हो सकते हैं इवन। अब मैंने बोला था नंबर के साथ तो यूज नहीं करते, इसका मतलब नंबर का मतलब ये नहीं है कि आप इंटीजर वैल्यू का यूज कर रहे हैं। नंबर का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है A1, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये नंबर है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कोट्स में लगाएंगे ना, तो ये एज अ करेक्टर ही रिप्रेजेंट होगा। ये नंबर 1 नहीं है, डिजिट नहीं है, ये नंबर तो है बट वैसे वाली डिजिट नहीं है जिसके साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एज अ करेक्टर की तरह शो किया जाएगा, एज अ कैड इसको लिया जाएगा, ठीक है। तो कोट्स जब आप लगा देते हैं उसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा और कोट्स लगा दी, तो क्या ये डिजिट्स हैं, क्या मैं इसके साथ ऐड कर सकती हूँ कुछ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये करेक्टर बन चुके हैं, ये अल्फाबेट की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं 1 2 3, ठीक है। ये कोई इंटीजर नंबर नहीं है, डिजिट्स नहीं है ये। अब यहाँ पे ये क्या है, करेक्टर्स है 1 2 3, इसके साथ कोई आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप डिजिट्स भी लगा सकते हो, कोई एक सिंगल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी सिंगल वैल्यू हो सकती है। तो जब आप अंडरस्कोर लगाते हैं तो उसका मतलब है एक सिंगल वैल्यू। अगर आप दो लगा रहे हैं, जैसे दो अंडरस्कोर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कितने करेक्टर्स ले सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 करेक्टर्स आप ले सकते हो, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। और परसेंटेज का साइन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का साइन का मतलब होता है या तो जीरो करेक्टर, या तो एक भी करेक्टर नहीं है, या 1 है, या 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको हम धीरे धीरे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखेंगे ऑपरेटर्स का किस तरीके से यूज होता है, क्योंकि एक एक ऑपरेटर कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस जैसे जैसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ साथ हम ऑपरेटर्स का भी यूज करना सीख लेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्प्ले करना है इस पे भी, तो हम क्या लगाएंगे, सिलेक्ट। नेम्स बोला है, कोड्स बोला है और प्राइस बोला है, तीन चीज बोली है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जी कोड लिखा, कोमा ही लगाना है, नेम लिखा,
कोमा प्राइस लिखा, फ्रॉम टेबल का नाम हमने लिख दिया गारमेंट। ठीक है, इतना तो हो गया। आगे देखो क्या बोला, दैट हैव प्राइस इन द रेंज। अब यहाँ पे रेंज दी हुई है 1000 to 1500 और ये भी बोला गया है कि दोनों के दोनों इंक्लूड करने हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार इसको पूरा क्लीन कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेक्ट लिख रही हूँ। हमने क्या क्या डिस्प्ले करना था, जी कोड, जी नेम, प्राइस, हमें 3 चीजें डिस्प्ले करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम, टेबल का नाम लिख दिया गारमेंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वेयर लगाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास एक तो अमाउंट है 1000.00 और एक का अमाउंट आपके पास 1500 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों भी आपको इंक्लूड करने हैं। किसमें इंक्लूड करने हैं, जब आप रेंज देते हैं तो रेंज ऑपरेटर, आप मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था, रेंज ऑपरेटर जब आपके पास कोई रेंज दी जाती है तो वहां पर आपको क्या यूज करना होता है, बिटवीन का यूज किया होता है। बिटवीन ऑपरेटर का जब आप यूज करते हैं तब आपको रेंज दी जाती है। ठीक है, अभी कैसे लिखते हैं देखो, सबसे पहले आपने वेयर लगाया, हाँ वेयर आपने लगाना है। उसके बाद जिस कॉलम की बात की जा रही है उस कॉलम का नाम आएगा। किस कॉलम की बात की जा रही है, प्राइस की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइस। वेयर के बाद हमने लगाया प्राइस। उसके बाद आपको लिखना है बिटवीन, स्मॉल में लिखो कैप्स में लिखो, इट्स अप टू यू। फिर इसके बाद रेंज जो आपके पास दी गई है वो लिखनी है। अब यहाँ पे जो रेंज दिया ना, देखो किस तरीके से दी हुई है, 1000.00 to 1500 कुछ इस तरीके से दी हुई है। यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, हम 2 नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। और दूसरी बात, आप डेसिमल में वैल्यू नहीं देंगे, आप किस में वैल्यू देंगे, इंटीजर वैल्यू देंगे बस, आप डेसिमल में वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लगाया है तो आपको क्या लिखना है, एंड लिखना है, और यहाँ पे आपको 1500 लिखना है। फिर इसके बाद आप सेमीकोलन लगा दो बस। अब यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी उसमें 1000 वाली भी आएगी और 1500 वाली भी आएगी। अब यहाँ पे देखो 1000 से इंक्रीमेंट कौन कौन सी हो रही है, 1400 ये आएगी आपके पास, 1600 ये नहीं आएगी, 1100 ये आएगी, 4000 नहीं आएगी, 1500 भी आएगी क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड बोला था तो बिटवीन जो होता है वो इन दोनों वैल्यूज को भी इंक्लूड करता है। 1200 ये भी आएगी। तो इस वाले केस में आपके पास ये प्राइजेस आ जाएंगे विद जी कोड, जी नेम एंड प्राइस। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो बिटवीन जब आप लगाते हैं उसके साथ ध्यान रखना फ्लोट वैल्यू का आप यूज नहीं करना, नो फ्लोट वैल्यू, सिर्फ इंटीजर आप लिखेंगे, एंड लगाएंगे, 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू चेंज द कलर ऑफ गारमेंट विद द कोड 116 टू ऑरेंज। अब यहाँ पे देखो चेंज बोला है, डिस्प्ले नहीं बोला ना, चेंज बोला, तो हम क्या करेंगे, अपडेट लिखेंगे। जब आपके पास चेंजेस करने के लिए आता है तब हम अपडेट का यूज करते हैं। अपडेट के बाद आप कॉलम टेबल का नाम लिखेंगे, मैंने लिखा गारमेंट। फिर आपको क्या करना है, सेट लिखना है। किस कॉलम की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू दी जाती है तब उस वाले केस में आप क्या करेंगे, जो 2 वाली वैल्यू होती है ना वो आपको इक्वल टू के बाद देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस कॉलम की बात कर रहा है, ऑरेंज कहाँ पे लिखा है, 2 के बाद क्या है, ऑरेंज। यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है ना, 2 के बाद क्या है, ऑरेंज। एक मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे देखो 2 के बाद क्या लिखा है, ऑरेंज लिखा है, 2 है ना, तो 2 वाली के बाद जो वैल्यू होती है ना उसको आपको इक्वल टू के बाद लिखना होता है। मैंने इक्वल टू लगा के यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, ऑरेंज। अब ये ऑरेंज कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो किसमें है, कौन सा कॉलम है, कलर में करना है हमें, तो मैंने यहाँ पे कलर लिख दिया, कॉलर। ठीक है, अब किसको करना है, विद कोड, यहाँ पे एज लिखा है 116, यानी कि आपको उसी की करनी है, यानी कि वेयर लगाना है आपको यहाँ पे, वेयर जी कोड, क्योंकि 116 किसमें है, वो इसमें है, जी कोड इक्वल टू 116, इंटीजर वैल्यू है तो कोड्स नहीं लगाएंगे, सेमीकोलन। जब वैल्यू होती है ना, जब हम वैल्यू देते हैं तो कोड्स लगाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स के साथ लगाते हैं, हम इंटीजर के साथ नहीं लगाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। दोबारा समझो एक बार, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है चेंज करना है, चेंज मतलब आपको अपडेट लगाना है।
कलर चेंज करना है, तो कलर मैंने लगाया इक्वल टू ऑरेंज, क्योंकि मुझे कलर को चेंज करना है। कौन सा कलर, जब 2 होता है तो 2 की वैल्यू वाली जो होती है ना, वो हम लगाते हैं इक्वल टू के बाद। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझ लो कि 2 के बाद जो दिया हुआ होता है वो आपको इक्वल टू लगा के फिर ऐसे लिखना होता है। सिंगल वैल्यू जो होती है, जैसे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम ब्लैक टू ऑरेंज, कुछ इस तरीके से दे दिया, तो आपको ये जो 2 वाली वैल्यू है ना, ये देनी है यहाँ पे, और ये जो ब्लैक है ना, ये कंडीशन में लगाना होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे लिखा है कोड, कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कलर नहीं दिया हुआ, हमें यहाँ पे कोड दिया है। किसका ऑरेंज करना है, कोड का। कौन से वाले का, 116 वाले का। तो यहाँ पे ये जो पिंक है इसका क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन में लगाया है जी कोड इक्वल टू 116। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और प्रैक्टिस टेबल है, इसको करो अच्छे से, समझो। ठीक है, और उसके बाद इसके आंसर्स को आप कमेंट कर सकते हो मुझे। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर।